नमस्कार। आज क्लास 10th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के दूसरे अध्याय अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एवं सॉल्ट के इस चैप्टर में आपका स्वागत है, वेलकम है। हम लोगों ने पिछले क्लास में अम्ल, क्षारक, लवण की परिभाषा पढ़ी थी और साथ ही आपने सूचक के बारे में विस्तार से चर्चा किया था और वहां आपने पढ़ा था कि जो सूचक है वो 3 प्रकार के सूचकों की चर्चा हुई थी। एक हमारा प्राकृतिक सूचक था, नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर था, संश्लेषित सूचक। और तीसरा सूचक था हमारा गंधीय सूचक। तो मैंने आपको कहा था कि इस क्लास के बारे में कि आपको सूचक से हम लोग ये सूचना कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन क्षारक है और कौन लवण है। इसके बारे में आज आप गौर से इस वीडियो को देखिए अंत तक। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ प्रैक्टिकल वाला नॉलेज करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाऊंगा, जिससे आप ये देख पाएंगे कि हमारे घर में जो अम्ल, क्षारक और लवण जैसे कई पदार्थ हैं उनको हम लोग कैसे सूचना प्राप्त कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षारक है और कौन सा पदार्थ लवण है। उस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले अपने विषय वस्तु पर वापस लौटता हूं। जब अम्ल, क्षारक, लवण, एसिड, बेस, सॉल्ट को पढ़ते हैं तो स्वाभाविक है हम लोगों को कुछ अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हमने आपको कहा था कि हमारे अगल बगल में बहुत सारे पदार्थ हैं जो अम्ल, क्षारक, लवण के रूप में रहते हैं। तो आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे, अम्ल, क्षारक, लवण के बारे में। और आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि कुछ प्रमुख है अम्ल एवं क्षारक। तो आइए देखते हैं जो कुछ प्रमुख कौन कौन से अम्ल और क्षारक हैं। तो इसको थोड़ा सा देखा जाए, बोर्ड पर लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रबल अम्ल लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये प्रबल अम्ल मतलब शक्तिशाली, मजबूत अम्ल कौन कौन है। तो ये शक्तिशाली अम्ल का मतलब यह होता है कि जो किसी दूसरे पदार्थ के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करे। कोई भी शक्तिशाली रासायनिक पदार्थ का मतलब यही है कि वह तेजी से अभिक्रिया करता है, उसी को जल्दी अभिक्रिया करता है, उसी को प्रबल कहते हैं। और दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। दुर्बल मतलब कमजोर, वीक कहते हैं अंग्रेजी में। दुर्बल का मतलब हो गया कि वो एकदम धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, बहुत स्लो रिएक्शन होती है, उसको दुर्बल अम्ल कहते हैं या दुर्बल क्षारक कहते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले है प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें आप देख पा रहे हैं ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। बढ़िया से सल्फ्यूरिक अम्ल का स्पेल सभी लोग नोट करेंगे, दंत सौ लौ फो यो संयुक्त। आधा लौ है, आधा फो है, पूरा यो है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और परक्लोरिक अम्ल है HClO3। ये 4 अम्ल जो लिखा गया है, ये चारों अम्ल प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पर आते हैं। तो दूसरा है क्या, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। अब ये दुर्बल अम्ल क्या है, वीक एसिड क्या है। तो इसमें देखिए जो बहुत धीरे धीरे दूसरे पदार्थों के साथ अभिक्रिया करेगा उसी को दुर्बल अम्ल कहेंगे। और दुर्बल अम्ल में, वीक एसिड में कौन कौन है, सबसे पहले लिखे हैं मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। अंग्रेजी में इसी को मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड कहते हैं। इसका सूत्र हो गया HCOOH। एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल CH3COOH, फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, H3PO4, कार्बोनिक अम्ल H2CO3। और पांचवा है ऑक्जेलिक अम्ल, कहीं कहीं पर इसको ऑक्सेलिक अम्ल भी लिखा गया है, दोनों सेम है, ऑक्जेलिक अम्ल या ऑक्सेलिक अम्ल। इसका सूत्र हो गया COOH का होल 2, COOH का होल 2 इंटू 2H2O। इसमें 2 अणु जल भी मिला रहता है। ये आपको दुर्बल अम्ल हो गया, वीक एसिड हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं क्षारक पर। तो क्षारक में देखिए जो प्रबल क्षारक है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ, स्ट्रॉन्ग बेस। प्रबल क्षारक मतलब जो दूसरे पदार्थों के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है उसी को प्रबल क्षारक कहते हैं। मजबूत क्षारक हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, के पोटेशियम, OH हाइड्रोक्साइड, बहुत लोग मूलक याद किए होंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2। ये 4 आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। उसके बाद वीक बेस पर आते हैं, दुर्बल या निर्बल, कमजोर क्षारक पर आते हैं जो बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करता है दूसरे पदार्थों के साथ। तो
तो पहला दुर्बल क्षारक है, वीक बेस है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BeOH का होल 2, एनिलीन C6H5NH2, इसमें हाइड्रोक्साइड नहीं है। आपको यह ध्यान रखना है कि यह जरूरी नहीं है कि सभी हाइड्रोक्साइड में सभी जो क्षारक होगा उसमें हाइड्रोक्साइड लगा ही होगा, ये जरूरी नहीं होता है। तो यहां देखिए एनिलीन का सूत्र हो गया C6H5NH2, और एक यूरिया, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्बल क्षारक है। यूरिया वही जो खेतों में फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, फसलों में उचित वृद्धि के लिए प्रयोग करते हैं खेतों में यूरिया, वही यूरिया है NH2 इंटू CO इंटू NH2, NH2 इंटू CO इंटू NH2, या इसको कह सकते हैं चूंकि 2 NH2 है, 2 बार NH2 आया है, इसलिए NH2 का होल 2 का मतलब 2 बार NH2 इंटू CO। तो ये सभी प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक, ये टोटल देखिए कुल मिलाकर के आपको 17 सूत्र बताया गया है। हम उम्मीद करेंगे आप इसको याद कर लेंगे बढ़िया से घर में बैठ करके, और जब इन सूत्रों को आप याद कर लेंगे, नाम के साथ याद रखेंगे, तभी आप इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि बार बार हम चर्चा करेंगे नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि कौन वीक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक बेस है, मतलब कौन प्रबल क्षारक है, कौन दुर्बल क्षारक है। तो इस तरह से ये सभी चीज जब आप सूत्र याद रखेंगे तभी आपको दिमाग में कंफर्म हो जाएगा, सब चीज एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसको हर हाल में याद कर लेंगे, और बोर्ड एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दिया निम्न में से कौन प्रबल क्षारक है, तो 3 दुर्बल क्षारक दे देगा, एक उसमें प्रबल क्षारक दे देगा। तो आपको नाम देखिए, इसमें भी हाइड्रोक्साइड, इसमें भी हाइड्रोक्साइड, यहां भी हाइड्रोक्साइड, यहां भी हाइड्रोक्साइड, तो नाम से तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए उसको याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन पूछ देगा निम्न में से कौन प्रबल अम्ल नहीं है, अब प्रबल अम्ल नहीं है तो 3 दे देगा प्रबल अम्ल और 1 दे देगा दुर्बल अम्ल। तो आपको नाम और सूत्र याद रहेगा तभी आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये 2 फायदा आपको मिलेगा। एक फायदा तो बोर्ड एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा आपसे कि कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है, कौन प्रबल क्षारक है, कौन दुर्बल क्षारक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप हल कर लेंगे आसानी से। और दूसरा बेनिफिट जो इससे हम लोगों को होने वाला है वह यह होगा कि आप इसके द्वारा इन नामों को अगर याद करते हैं तो चैप्टर को भी याद रखने में आपको सुविधा होगी, चैप्टर को भी समझने में सुविधा होगी। मैं 1 मिनट के लिए आपको समय देता हूं, आप जल्दी से इसको उतार लें। और जब भी बोर्ड पर से आप कुछ लिखते हैं तो सावधानी से लिखें, गौर से लिखें, धीरे धीरे राइटिंग पर थोड़ा सा ध्यान दें सभी लोग। इसको ध्यान से लिख लिया जाए। और इन सभी नामों को सबको याद कर लेना है। याद कर लेंगे आप लोग इन नामों को। उम्मीद है कि अब शायद आप लिख लिए होंगे। तो आइए, हमने आपको शुरू में कहा था कि आज हम लोग सूचक से परिचय लेंगे। तो आपके सामने मैं 2 सूचक दिखा रहा हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण सूचक हमारे यहाँ प्रयोगशाला में प्रयोग होता है वह लिटमस होता है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे 2 लिटमस है हमारे पास, एक ब्लू लिटमस और दूसरा रेड लिटमस। ये लिटमस कल चर्चा हुई थी, थैलोफैटा वर्ग का एक पौधा है लाइकेन या लिचेन, उसी पौधा से ये लिटमस प्राप्त होता है। तो इसी लिटमस को हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए, इस पर लिखा हुआ है लिटमस रेड, दिख पा रहा होगा आपको, लिटमस रेड है ये, मतलब ये लाल लिटमस पत्र है। और फिर आप इसको देखिए लिटमस ब्लू, ये दिख पा रहा होगा आपको
लिटमस ब्लू देख रहे हैं, क्लियर क्लियर देख रहे हैं ना, ये लिटमस ब्लू हो गया। अब इसको हम लोग खोल करके भी देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। ये लिटमस स्ट्रिप के रूप में रहता है, छोटा छोटा पत्ता के रूप में रहता है, कई पत्ते इसमें रहते हैं, जिनमें से हम एक को निकाल करके देखिए, ये यही लिटमस है, इसमें से एक लिटमस को हम निकालते हैं। आप देखिए ढेर सारा स्ट्रिप है यहाँ, और सब ब्लू रंग का दिख रहा होगा, आपको पता चल रहा है कलर। और जब हम लोग लाइव क्लास में फिर से मिलेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा। अभी तत्काल जो लिटमस हमारे पास है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, ये पेपर मतलब हो गया कागज, यह बस कागज है और कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। तो जब हम लोग मिलेंगे क्लास में तो आप देखिएगा, देखिए हमने इसमें से एक लिटमस ये निकाल लिया है, आपको पता चल रहा होगा कलर ये ब्लू कलर का है, हल्का ब्लू है, ये ब्लू लिटमस पेपर हो गया। अब आपको दूसरे लिटमस पेपर से परिचय करवाते हैं। यहाँ देखिए ये लिटमस रेड दिख रहा है ना, देखिए लिटमस रेड दिख रहा है ये, तो ये लिटमस रेड जो है इसके अंदर लाल रंग का लिटमस पेपर है, दिख रहा है। तो देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये लिटमस पेपर कैसा होता है। बस इसके जो स्ट्रिप होते हैं, पत्ते होते हैं, वो लाल रंग के होते हैं, इनसे भी हम लोग परिचय प्राप्त कर लें। और अभी आपको मैं, चूंकि समय का अभाव रहता है ऑनलाइन क्लासेज में, जब हम लोग फिर मिलेंगे रेगुलर क्लास में तो आपको मैं विस्तार से ये सारा प्रयोग करके दिखाऊंगा। यहाँ देखिए हमने एक स्ट्रिप फिर यहाँ से भी निकाल लिया, ये देख रहा होगा आपको, रंग में फर्क पता चल रहा होगा, ये देखिए रंग कैसे बदला हुआ है। और अभी जो ब्लू लिटमस था उसको भी देखिए, दोनों में फर्क है, ये ब्लू लिटमस है और ये रेड लिटमस है। तब मैं एक रेड लिटमस को अलग कर लेता हूं, यहां से एक स्ट्रिप इसका अलग कर लेता हूं, देखिए ये रेड लिटमस हो गया, ये ब्लू लिटमस हो गया, दोनों अलग अलग लिटमस पेपर हो गया। और मैं प्रयोग करके आपको बताना चाहता हूं कि आप गौर से देखेंगे हमारे पास, इसको तो पहचानते होंगे, नींबू, इस नींबू में अम्ल होता है, और हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये सिट्रिक अम्ल होता है नींबू में, दिख रहा है सबको। तो देखिए मैं नींबू के रस की कुछ बूंद इस पर देने का प्रयास करता हूं। यहाँ पर आप देखिए, पहले तो इस लिटमस का रंग देख लीजिए, और इस पर जैसे ये नींबू का रस गिरेगा, आप देखिए इसका रंग चेंज कर रहा है, देख रहे हैं, देख रहे हैं रंग चेंज हो रहा है। गौर से देखिए, जिधर जिधर ये रस गया, देखिए जैसा ये रेड लिटमस था उसी तरह का हो गया। तो यही है लिटमस पेपर, कि ये ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो जाता है, जबकि उसी को अगर हम इस पर डालते हैं रेड लिटमस पर, तो आप देखिए रेड लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और जो ब्लू लिटमस था हमारा वो पूरा पूरा क्या हो गया, फिर से लाल हो गया। तो ये नींबू के रस का कमाल देखिए कि इसमें अम्ल होता है, जैसे हम ब्लू लिटमस पेपर पर अम्ल दिए, ये ब्लू लिटमस पेपर क्या हो गया, लाल हो गया। इसका मतलब इस नींबू में अम्ल है, जबकि इस पर लाल लिटमस पेपर जो पहले से लाल था, इस पर जब हम अम्ल देते हैं, नींबू का रस देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे इसको कि ब्लू लिटमस रेड हो चुका है। अब एक दूसरा प्रयोग जो हम लोग करके देखेंगे अभी, कि साबुन में हम सभी जानते हैं क्षारक की मात्रा रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक साबुन ले लेते हैं, खास करके जो कपड़ों की धुलाई के लिए हम लोग साबुन प्रयोग करते हैं, इस साबुन में बहुत अधिक मात्रा में क्षारक होता है। मैं प्रयास करता हूं इसी साबुन का घोल तैयार कर लेता हूं। देखिए ये साबुन का घोल है, पानी के साथ इसको बस मिला रहे हैं। ये साबुन का घोल है, और इस साबुन के घोल में चूंकि क्षारक होता है, अब देखिए इसको मैं फिर इस लिटमस पेपर पर डालता हूं, दिख रहा होगा आप लोगों को, देखिए, और इसमें देखिए, ये देखिए लिटमस का रंग बदल रहा है, साबुन का घोल थोड़ा सा और गाढ़ा होना था,
आप ये नहीं समझेंगे कि साबुन ही चूंकि, देखिए धीरे धीरे इसके रंग में बदलाव आ रहा है, ये ब्लू होते जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके, पता चल रहा है, पता चल रहा है, हल्का हल्का ये देखिए ब्लू हो रहा है। इसको जितना अधिक देर तक साबुन के घोल में रखेंगे, गाढ़ा घोल में, ये देखिए जिधर से हमने इसको पकड़ा था, देखिए ये पूरा ब्लू हो गया है। ये लाल लिटमस था, ये क्या हो गया, ब्लू हो गया। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि लिटमस, और यहां देखिए ये लाल लिटमस था। अब इस लाल लिटमस को अगर हम लोग इस साबुन के घोल में दे दें, और एक दूसरा प्रयोग भी करके देखेंगे हम लोग, तो चूंकि समय का अभाव रहता है इसलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि ये सभी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। और जो लिखा गया है अम्ल और क्षारक का नाम, इसको आप बढ़िया से नोट कर लेंगे, और जब हम लोग फिर क्लास में मिलेंगे तो फिर इन प्रयोगों को फिर से करके देखेंगे। और आप अपने घर में, चूंकि हम लोगों के पास लिटमस अवेलेबल होता नहीं है, इसलिए जब हम लोग क्लास में मिलेंगे तो फिर आपको इस लिटमस से और कुछ ज़्यादा प्रयोग करके दिखाएंगे। बस आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।